नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स। हमारे भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं, 7 पोषक पदार्थ, उनमें से एक के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में, और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे टॉपिक को। इसमें हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है उसमें जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो पोषक पदार्थों को यदि हम देखें तो पोषक पदार्थ 7 प्रकार के हैं। पहला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। भोजन के अंदर हम जो अनाज और मीठी चीजें यानी शर्करा खाते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। तेल, घी ये सब खाते हैं, चिकने पदार्थ, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? वसा। दाल, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन ये सब खाते हैं, इनसे क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। ये कुछ पदार्थ हैं जो बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं लेकिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे पहला है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है रेशे, और लास्ट जो पोषक पदार्थ है वो है जल। ये सभी संतुलित मात्रा में होने चाहिए। इनकी अधिकता या कमी जो होती है वो शरीर में रोग पैदा कर सकती है। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आज कौन सा पढ़ेंगे? विटामिन्स की। विटामिन्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में ले लीजिए आप कि पोषक पदार्थों को हमने 2 भागों में क्यों बांटा है। इधर जो पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन सभी की संरचना कैसी होती है? जटिल संरचना होती है। और जटिल संरचना होने के कारण इनका हमारे शरीर में पाचन होता है। जटिल पोषक पदार्थ को सरल में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये पूरी बात हमने पाचन तंत्र में पढ़ ली थी कि पाचन किसे कहते हैं? जटिल पोषक पदार्थ को सरल में बदलना कहलाता है पाचन। अब ये जितने पोषक पदार्थ आप खा रहे हैं उसमें से ये शुरू वाले 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनकी संरचना कैसी है? जटिल है। और इनको सरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। तो इससे आपको पता चला कि पाचन सिर्फ इन 3 का ही होता है। और पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पचने के बाद किस में बदलता है? ग्लूकोज में। वसा पचने के बाद बदलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन पचने के बाद बदलता है अमीनो अम्ल में। यानी ये सरल पदार्थ हैं और इन सरल पदार्थों का फिर हमारी छोटी आंत से क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। ये बातें वापस आपको इसलिए पढ़ाई हैं क्योंकि अभी जैसे ही विटामिन पढ़ेंगे तो विटामिन में सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है आपको कि विटामिन का पाचन नहीं होता। तो विटामिन का पाचन नहीं होता, हमारे शरीर में खनिज लवण का भी नहीं होता क्योंकि इनकी संरचना कैसी है? सरल है। ये डायरेक्ट अवशोषित होते हैं छोटी आंत से। और बड़ी आंत में भी खनिज लवण का अवशोषण होता है। रेशों की बात करें तो रेशों में जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है उसे बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज या रेशे हमारे खाने में जो हम कच्ची सब्जी जिसे बोलते हैं सलाद, उसमें पाए जाते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा रेशा जो है वो किस में पाया जाता है? पत्ता गोभी में। हमारे शरीर में रेशों का या सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है, हमारी जो अपेंडिक्स है वो एक अवशेषी अंग है, लेकिन पूर्वजों में अपेंडिक्स काम करती थी और उसकी साइज भी बड़ी थी। वो किसके पाचन में सहायक थी? रेशों के पाचन में। अब हमारे शरीर में रेशों का पाचन नहीं होता, फिर भी हम भोजन में जो रेशे या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स लेते हैं, वो भोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। और भोजन की मात्रा को बढ़ाने से जो हमारी आहार नाल है उसमें भोजन जो है आसानी से चलता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि रेशों का लेने का अब उद्देश्य जो है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो परेशानी है वो दूर होती है, जबकि इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। लास्ट कौन सा है? जल। जल भी एक पोषक पदार्थ है क्योंकि जल की भी कमी और अधिकता से रोग हो सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि विटामिन का पाचन नहीं होता। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि भोजन में ऊर्जा कौन कौन देते हैं, इन सबके क्या क्या काम है अलग अलग। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। आपसे यदि ये पूछा जाए कि हम भोजन जो कर रहे हैं जिसमें पोषक पदार्थ खा रहे हैं, उन पोषक पदार्थों का क्या काम है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे प्रथम उद्देश्य होता है शरीर को ऊर्जा देना। हम दिन भर जो काम करते हैं एनर्जी हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, शरीर का निर्माण करना, यानी शरीर की वृद्धि वगैरह हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? पोषक पदार्थों की वजह से। तीसरी चीज ध्यान रखेंगे आप, शरीर में कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो इसकी मरम्मत जो है
वो भी किसकी वजह से होती है? पोषक पदार्थों की वजह से। तो पोषक पदार्थ या भोजन का उद्देश्य पूछा जाए कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए या शरीर की मरम्मत के लिए। एक और ध्यान रखना है, यदि पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो रोग हो जाते हैं, तो रोगों से बचने के लिए भी भोजन किया जाता है। यानी हमारा प्रतिरक्षी तंत्र भी जो है वो मजबूत तभी होगा जब हमारा शरीर नॉर्मल क्रिया कर रहा है, और वो किससे होगी? संतुलित भोजन लेने से। अब इसमें आगे ध्यान रखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मुख्य कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा देना। वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा देना नहीं होता। वसा जो है शरीर में, वसा के कई काम हैं। वसा जो है शरीर में स्टोर होता है, और स्किन के नीचे वसा की एक परत जम जाती है जिसे हम चर्बी बोलते हैं। और वसा जो है वो ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। और कुचालक होने के कारण शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, और ये हमें हमारे शरीर को सर्दी से बचाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्दियों में वसा खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि वसा जो है वो स्किन के नीचे क्या बना रहा है? एक लेयर बना रहा है, और वसा कैसा है? ऊष्मा का कुचालक। तो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगा। तो वसा का काम जो है, पहला काम ऊर्जा का देना किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। वसा शरीर में स्टोर रहता है। और प्रोटीन जो है इसका काम होता है शरीर का निर्माण करना या मरम्मत करना। इसमें ध्यान रखेंगे आप, हमारे शरीर में जितना भी मांसपेशियां हैं, मांस है या फिर स्किन वगैरह है, वो सब किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो शरीर का निर्माण जो है वो कौन करता है? प्रोटीन। अब इनसे संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को सुनिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कड़ा श्रम करने वाला जो मजदूर है उसके खाने में ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? कड़ा श्रम करने वाला मजदूर है, इसका मतलब उसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो उसके खाने में ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, हमारे खाने में जो भोजन की थाली है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। अनाज की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं। चावल दाल खा रहे हैं तो चावल की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, रोटी सब्जी खा रहे हो तो रोटी की मात्रा। ये जो है विटामिन, खनिज, लवण, रेशे, इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? आपकी थाली में से ऊर्जा वाली चीज कौन सी है? तो ऊर्जा मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम ही क्या होता है? ऊर्जा देना। आगे ध्यान रखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है उसके बाद ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा किस में नापी जाती है? कैलोरी में। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है इससे ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। में याद रख लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इसका यदि ऑक्सीकरण हुआ तो जो ऊर्जा मिलेगी वो है 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम पे। वसा का काम बताया था कि वसा का काम वैसे तो ऊर्जा देना नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वसा ऊर्जा देगा। अब जरूरत कब पड़ेगी देखते हैं। 1 ग्राम वसा जो है उसका यदि ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन जो है उसका यदि ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा मिल रही है 4 किलो कैलोरी। 4 या 4.1 किलो कैलोरी के आसपास मिलती है। अब आप इधर वाले ये जो 3 पदार्थ देख रहे हैं इनसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। पहला काम, सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि हम डाइटिंग करते हैं या भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो है, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर को दिया नहीं, तो दूसरा नंबर किसका आएगा ऊर्जा देने का? तो दूसरा नंबर आता है वसा का। शरीर में जो वसा स्टोर है चर्बी के रूप में, वो हमें ऊर्जा देगा। तभी आप देखते हैं कि भोजन नहीं करने पे, यानी डाइटिंग करने पे या भूख हड़ताल पे धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, चर्बी हट रही है शरीर की, क्योंकि चर्बी जो है वो क्या दे रही है? आपको ऊर्जा दे रही है। तो दूसरा नंबर किसका है? वसा का। तो जब तक वसा शरीर में से जाता रहे तब तक डाइटिंग सही रहती है। लेकिन एक लंबी भूख हड़ताल पे बैठ गए या भयंकर डाइटिंग कर रहे हो तो फिर तीसरे नंबर पे आपको ऊर्जा कौन देने लग जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन का जो प्राथमिक कार्य था वो था शरीर का निर्माण करना या मरम्मत करना। लेकिन यदि आपने शरीर को भोजन पहुंचाया ही नहीं है तो आपको प्रोटीन क्या देने लग जाएगा? ऊर्जा देने लग जाएगा। तो यहाँ तक की जो डाइटिंग है कि जब शरीर के प्रोटीन खत्म होने लग जाए, वहां तक डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपकी शरीर की स्किन, मांसपेशियां सब बना के रखता है, तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भयंकर डाइटिंग या लंबी भूख हड़ताल में अंत में ऊर्जा कौन देता है? तो अंत में आपके शरीर में ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन देता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद अभी बताया आपको ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है।
और ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मिल रही है। अब यदि हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट को पचने में टाइम लग रहा है 3-4 घंटे का, तो ऊर्जा कितनी देर बाद मिल रही है? 3-4 घंटे बाद, क्योंकि ग्लूकोज में बदलेगा, फिर ग्लूकोज रक्त में जाएगा और रक्त से सभी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रक्रिया होगी, तब जाके आपको ऊर्जा मिलेगी। जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो अभिक्रिया अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक आना और ऊर्जा मिलना कितना टाइम लग गया? 3 से 4 घंटे का। यदि सीधा इसका सेवन कर लिया जाए ग्लूकोज का, तो ये कैसा भोजन है? पचा पचाया भोजन है और तुरंत ऊर्जा मिल जाती है इससे। तो इसीलिए इस ग्लूकोज को जो है, इसे तुरंत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। तुरंत ऊर्जा का स्रोत, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। अब इसमें फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाड़ियों को और हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनको तुरंत ऊर्जा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। आप देखते होंगे यदि खिलाड़ी खेलते समय चक्कर आ गए हैं या फिर कमजोरी आ गई है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, तो उन्हें क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज पिलाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज पचा पचाया भोजन है और वो तुरंत ऊर्जा, कुछ ही समय में ऊर्जा दे देगा। यदि उसको खाना खिला के बैठा दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए, अनाज दे दिया जाए, तो उससे ऊर्जा प्राप्त करने में उसे 3-4 घंटे लग सकते हैं। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। अब यहाँ ये पूरी कहानी आपको सुनाई है तो पता चला कि ये तीनों ऊर्जा दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी दे देगा, वसा भी दे देगा और प्रोटीन भी। इधर वाली जो 4 चीज़ें हैं, इनसे कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी, चाहे आपके शरीर में सारे पोषक पदार्थ खत्म हो गए हों, खाना बिल्कुल बंद कर दिया हो, उसके बाद आप विटामिन की गोलियां ले रहे हैं, विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आपके विटामिन के बारे में 2 चीज़ें पता चली कि एक तो विटामिन का पाचन नहीं होता, दूसरा ध्यान रखना है विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, हम भोजन में क्यों ले रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए विटामिन हमें बहुत से रोगों से बचाते हैं और रोगों से बचाने के कारण इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अब विटामिन के बारे में पढ़ना है कि पहला क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी किसके बने हुए हैं? कार्बन के। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, विटामिन का अभी पढ़ा पाचन नहीं होता, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। फिर ये विटामिन क्या करते हैं? तो विटामिन हमें बहुत से रोगों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। शरीर में हमारे जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? विटामिन। और ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ही ज़रूरी होते हैं। अगली चीज़ ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो इसमें आपको 2 वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखने हैं, एक तो है हॉपकिंस और एक है सी फंक। खोजकर्ता तो कौन है? हॉपकिंस। और विटामिन का जो नामकरण है वो 1911-12 में किसके द्वारा किया गया? कासिमिर फंक के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये विटामिन से संबंधित सारी बातें शुरुआती कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन क्या कर रहे हैं? रोगों से शरीर को बचा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। और विटामिन शरीर में मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। नाम जो है वो किसने दिया था? सी फंक ने 1911-12 में। कई बार ऑप्शन में ये नहीं आता है, हॉपकिंस नहीं आए खोज करता, तो आपको कौन मिलेंगे? फंक। तो ये नाम आपको टिक लगाने हैं। उसके बाद अगला देखिए, इसमें विटामिन की बात करें तो हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की ज़रूरत होती है। अब विटामिन पढ़ेंगे और उनकी कमी से होने वाले रोग, जो भी विटामिन हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या क्या बातें पढ़ी जाएंगी। एक तो ध्यान रखिए, ये विटामिन जो ABCD है ये कॉमन नेम है, यानी आम बोलचाल की भाषा में ये समझ में आने वाले नाम है। विटामिन का रासायनिक नाम भी है, तो सभी विटामिन का आपको एक तो रासायनिक नाम ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है विटामिन का स्रोत, कि ये विटामिन किस से प्राप्त होते हैं। अब आप अधिकतर विटामिन देखोगे तो हरी सब्जी है, फिर उसके बाद में दूध है या दाल है, इन सब में आपको विटामिन मिल रहे हैं। दाल में ज़्यादातर मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, तो अल्प मात्रा में ये विटामिन सभी भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं। लेकिन हमें वो याद करने हैं स्रोत जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं।
सारी लिस्ट याद नहीं करनी है, सारी लिस्ट याद करने से ये होता है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता। जिन विटामिन का कोई स्पेशल स्रोत नहीं है तो आपको नहीं याद करना है। अब जैसे दूध की बात करते हैं तो दूध क्या है, कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड का मतलब पूर्ण पोषक पदार्थ है, इसमें सब कुछ मिलता है। दूध के अंदर एक शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। दूध के अंदर आप देखते हैं वसा मिलता है, क्योंकि जो घी है वो दूध के पदार्थों से ही निकाला जाता है। दूध के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, केसिन प्रोटीन होता है। तो तीनों चीजें मिल गई। दूध के अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं। अब सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन एक विटामिन जो है विटामिन सी, वो दूध में प्राप्त नहीं होता। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे, दूध के अंदर जो है खनिज लवण, खनिज लवण की बात करेंगे। कैल्शियम प्राप्त होता है हमें दूध से, तो खनिज लवण में कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। जल की मात्रा भी दूध में पाई जाती है। ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसलिए इसे पूर्ण पोषक पदार्थ कहा जाता है। तभी हमारे भोजन की जो आदत होती है उसमें क्या कहा जाता है कि 1 ग्लास दूध जो है वो कंपलसरी है। उसका कारण है क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। भोजन में यदि किसी अवयव या किसी पोषक पदार्थ की कमी रह गई तो उसकी पूर्ति किससे हो जाती है, दूध से हो जाती है। छोटे बच्चे के आहार में देखते होगे आप, दूध होता है और दूध कंप्लीट फूड उनके लिए होता है, इसलिए क्योंकि माता के दूध में, और एक जीव और है ऊँटनी के दूध में, कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। तो हम जो दूध पी रहे हैं उसमें विटामिन सी की कमी पाई जाएगी, उसकी पूर्ति हमें खट्टे पदार्थों से करनी पड़ती है। लेकिन बच्चे के आहार में सभी पोषक पदार्थों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए कंप्लीट फूड जो है वो किसे बोलते हैं, दूध को। तो यहाँ जो आपको बता रहे हैं कि स्रोत पढ़ने हैं, सभी स्रोत लिस्ट नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं बनते हैं वही स्रोत पढ़ने हैं। फिर तीसरा है इसके अंदर विटामिन की कमी से होने वाला रोग। रोग ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं, 3 इनके आंकड़े बनाएंगे, रासायनिक नाम, स्रोत और कौन सा हो गया, कमी से होने वाले रोग। अब देखिए इसमें अगला ध्यान रखेंगे, जो विटामिन हैं उन विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है जल में घुलनशील, जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील। तो हम जो भी विटामिन पढ़ रहे हैं उनमें से 2 विटामिन, एक तो है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। ये बी और सी जो हैं ये किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। बाकी जो बच गए ए, डी, ई और के, ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अब इसमें ध्यान रखिए एग्जाम में ये तो याद रह जाता है कि 2 ग्रुप थे, एक तो विटामिन बी और सी था और एक कौन सा था, ए, डी, ई, के। लेकिन ये भूल जाते हो कि कौन सा जल में घुलनशील था, कौन सा वसा में। अधिकतर एग्जाम में आते हुए कई क्वेश्चंस वो गलत होते हैं जिसमें 50% पॉसिबिलिटी होती है कि ये वाला है, ये वाला आंसर मिल तो जाता है, लेकिन 50% पॉसिबिलिटी में आपका आंसर गलत हो जाता है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हैं, बी और सी। और यहाँ से इस पे आधारित कई क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, तो उससे आपको याद रह जाएगा कि बी और सी जल में घुलनशील है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे पहले ये सर्वाधिक नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। सर्वाधिक नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, सी है। अब नष्ट होने का मतलब, सी हमें खट्टे पदार्थों में मिलता है, और यदि हम भोजन बना रहे हैं खुली आंच में, खुले बर्तन में, तेज आंच पे यदि भोजन पकाया जाता है तो उसमें से भाप निकल रही है, और भाप में घुलनशील विटामिन है या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी और सी। तो सी तुरंत उड़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाना पकाने के क्रम में या खुले बर्तन में तेज आंच पे खाना पकाने के क्रम में कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट तो दोनों हो जाते हैं, बी और सी, लेकिन उससे बी और सी में से सबसे जल्दी नष्ट कौन सा होता है, सी। आगे इसमें ध्यान रखें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जल में घुलनशील हैं, तो मानव का जो यूरिन है, यूरिन में भी जल की मात्रा होती है। तो शरीर में से यूरिन के माध्यम से दोनों विटामिन निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के यूरिन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, बी और सी। ये बाकी जो विटामिन हैं ये यदि आप भोजन में ले रहे हो, तो यदि आज हमने एक्स्ट्रा खा लिया विटामिन, जितना शरीर को जरूरी नहीं था उससे ज्यादा खा गए, तो वो विटामिन आपके यकृत में स्टोर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ स्टोर रहते हैं, यकृत में। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है वो शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आपने बी और सी एक्स्ट्रा भी खा लिया तो वो शरीर में अगले दिन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो दैनिक आहार है यानी डेली की डाइट है उसमें अति आवश्यक विटामिन कौन से हैं, डेली की डाइट में जाने चाहिए वो विटामिन कौन से हैं, बी और सी। ये विटामिन पहले के स्टोर आपके शरीर में मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, यकृत में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके अंदर कि शराबी व्यक्ति जो है उसके शरीर में
किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो इसमें ध्यान रखिए, ये पदार्थ अल्कोहल, शराबी व्यक्ति के शरीर में अल्कोहल, और एक आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज, और एक होता है चाय कॉफी। ये जो पदार्थ आपको बताए हैं ये सभी पदार्थ होते हैं डायूरेटिक पदार्थ। डायूरेटिक पदार्थ वो होते हैं जिनसे यूरिन ज्यादा आता है, और यूरिन यदि ज्यादा आएगा तो शरीर से कौन से विटामिन धुलेंगे? बी और सी। तो चाय कॉफी ज्यादा पीने से भी या शराबी व्यक्ति के शरीर में ये डायूरेटिक पदार्थ जा रहे हैं तो किन विटामिन की कमी हो सकती है? बी और सी की। उसके बाद आगे ध्यान रख रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है कहाँ स्टोर हो रहे हैं? यकृत में। अब यहाँ क्वेश्चन और बनता है एक, कई बार लोगों को आदत होती है कि बिना डॉक्टर की सलाह से जो विटामिन है या एनर्जी की गोलियां लेते रहते हैं। तो विटामिन की गोलियां यदि आप ज़्यादा ले रहे हो, बी और सी की गोलियां ली हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया वो यूरिन में निकल जाएगा। लेकिन यदि वसा में घुलनशील विटामिन ज़्यादा ले लिए तो वो कहाँ स्टोर होंगे? यकृत में। और लीवर जो है उसमें विकृति आ सकती है अधिकता से, और इस कंडीशन को, इसमें जो टॉक्सिन बन जाता है विटामिन से, उसको बोला जाता है हाइपर विटामिनोसिस। यानी विटामिन की अधिकता से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। तो लीवर खराब हो सकता है यदि हम बिना डॉक्टर की सलाह से क्या ले रहे हैं? विटामिन की गोलियां ले रहे हैं। और कौन सी? ए डी ई के, ये यकृत में स्टोर होंगे। और विटामिन की अधिकता से जो रोग होता है उसे बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। एक साइंस में आप ध्यान रखना, ये नाम आपको बार बार मिलेंगे, एक तो हाइपर और एक हाइपो। सामान्य मात्रा से कम होना क्या कहलाता है? हाइपो। और ज्यादा होना क्या कहलाता है? हाइपर। तो कमी से होने वाले रोग तो अभी पड़ेंगे, लेकिन आपने देखा कि विटामिन की अधिकता से भी रोग हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। एक आपने ये हाइपो और हाइपर वाले नाम पढ़े थे जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको। एक था हाइपोटेंशन, एक था हाइपरटेंशन। हमने देखा था मानव का जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है। यदि लगातार इससे नीचे रहे तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। और लगातार बीपी इससे ऊपर रहे 120/80 से तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। तो ये शब्द ध्यान रखने हैं, हाइपर जो है वो सामान्य से ज्यादा और हाइपो जो है सामान्य से कम। तो ये क्वेश्चंस जो हैं जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील के आधार पे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बार बार ये देख रहे हो कि कौन सा सबसे जल्दी नष्ट होता है? सी। खाना पकाने के क्रम में कौन से उड़ गए विटामिन? बी और सी। यूरिन में कौन से विटामिन निकलते हैं? बी और सी। शराबी व्यक्ति या जो लोग ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं उनके शरीर में किन विटामिन की कमी मिल सकती है? बी और सी की। क्योंकि ये जो पदार्थ हैं इन पदार्थों को कौन से कहा जाता है? डायूरेटिक पदार्थ। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि डायूरेटिक पदार्थ कौन से होते हैं। तो आपको उदाहरण बता दिए हैं, अल्कोहल है, ग्लूकोज है, चाय और कॉफी है। उसके बाद अब एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन ए और फिर उसके बाद में सी डी ई के पढ़ेंगे। ये जो बी वाला विटामिन है ये बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, B1 B2 B3 इस तरीके से करके। तो इनको भी देखेंगे एक एक करके। पहले ये वाले विटामिन जो है इनको देख रहे हैं। सबसे पहला विटामिन जो है इसका नाम है विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम आप देखोगे तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका एक नाम आपको बीटा कैरोटीन भी मिलेगा, तो इसको समझिए नाम कैसे है। रेटिनॉल, और एक नाम मिल रहा है बीटा कैरोटीन। ये नाम अभी आपको समझाया जा रहा है। इसके यदि स्रोत पूछे जाएं तो सबसे बढ़िया स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां यानी पालक वगैरह, इसमें भी अच्छा स्रोत है। सबसे पहले विटामिन ए खोजा किस में गया था? पालक में, लेकिन ज्यादा मात्रा यहाँ मिल रही है। अगली चीज ध्यान रखिए, जितने भी पीले फल हैं, अब पीले फल से ध्यान रखेंगे, पपीता या पका हुआ आम है उसमें किसकी मात्रा मिलेगी आपको? विटामिन ए की। ये जो भी चीजें आप खा रहे हैं इसमें आपको प्राप्त होता है बीटा कैरोटीन। कैरोटीन पूछा जाए तो कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक है, और वर्णक आपको बताया था, वर्ण का मतलब तो होता है रंग, और रंग देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं। तो कैरोटीन दो प्रकार के रंग देता है, लाल और पीला। अब गाजर का नाम देखिए, गाजर का इंग्लिश में नाम क्या होता है? कैरेट। कैरेट से ही ये शब्द निकाला गया है, कौन सा है? कैरोटीन। तो गाजर का रंग लाल
किसकी वजह से है? कैरोटीन की वजह से। पीले फलों का रंग पीला किसकी वजह से है? तो आपको क्या बताना है? कैरोटीन की वजह से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरे पत्तों का रंग हरा जो है किसकी वजह से है? तो क्लोरोफिल वर्णक की वजह से है। एक और पूछा जाता है, जैसे दूध का रंग सफेद किस वर्णक की वजह से है? तो वो अलग देखेंगे। अब यहाँ देखिए रेटिनॉल, दूसरा नाम क्या है? कैरोटीन। तो इनको जब आपने खाया तो क्या प्राप्त हुआ आपको? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमारे यकृत में जाएगा और उसके बाद किस में बदलेगा? रेटिनॉल में। यानी पूर्ण विटामिन ए, पूरी तरह से विटामिन ए आपका कहाँ सिंथेसिस हो रहा है या उसका कहाँ संश्लेषण हो रहा है? यकृत में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। लेकिन हमारा शरीर पूरी तरीके से संश्लेषण, पूरी तरीके से विटामिन ए नहीं बना रहा है, कच्चा पदार्थ जो है वो बाहर से जा रहा है इन स्रोतों से। एक और ध्यान रखिए, यकृत में विटामिन ए बहुत अच्छा मिलता है। तो मछली के लीवर के तेल में, मछली का जो यकृत होता है उससे तेल निकाला जाता है और उस तेल में ये प्राप्त होता है, विटामिन ए बहुत अच्छा मिलता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन बोल रहे हैं ए, डी, ई के, इन सब का ही ये बहुत अच्छा स्रोत है मछली के यकृत का तेल। अब इसे ध्यान रखना है कि इसके कैप्सूल आते हैं और मछली की एक किस्म है जिसका नाम है कॉड, और यकृत को आप बोल रहे हो लीवर, और तेल को क्या कहा जाता है? ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल, यदि इसको हिंदी में करके दे दें आप को कि ये किसका अच्छा स्रोत है, तो सबसे अच्छा स्रोत ये विटामिन ए का और बाकी वसा में घुलनशील वाले जो विटामिन है उनका स्रोत है। तो ये स्रोत हो गए आपके विटामिन ए के। नाम याद रखने हैं, रेटिनॉल भी है और उसका जो कच्चा पदार्थ है उसे हम बीटा कैरोटीन कहते हैं, तो ये नाम भी आ सकता है। और यकृत में ही इसका संश्लेषण होता है और विटामिन ए जो है स्टोर कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें ध्यान रखना है, एक रोग तो है रतौंधी। रतौंधी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में ध्यान रखिए, हल्का अंधेरा होने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। दूसरा ध्यान रखेंगे, इसमें एक रोग होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में हमारे आंख में बिल्कुल एक बाहरी आवरण होता है जिसका नाम है कॉर्निया। आंख में बाहर जो झिल्ली है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, उसका नाम है कॉर्निया। ये कॉर्निया सूख जाती है और कॉर्निया का सूखना किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। अब यहाँ ये शब्द पकड़ना, ऑप्थेल्मिया, ये ऑप्थो शब्द जो है ये किससे संबंधित होता है? आंख से। आंख से संबंधित जो डॉक्टर है या आंख का अध्ययन है उसको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। आपको कई शब्द बता दिए थे। हृदय से संबंधित अध्ययन करेंगे तो कार्डियोलॉजी, और रक्त वाहिनियों से संबंधित अध्ययन करेंगे तो एंजियोलॉजी, और रक्त से संबंधित यदि आप अध्ययन कर रहे हो तो उसे कहा जाता है हीमेटोलॉजी। अभी यहाँ पढ़ा कि आंख से संबंधित अध्ययन है तो वो विज्ञान जो है वो क्या कहलाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी। तो विटामिन ए की कमी से जो है दो प्रकार के रोग हो गए, एक तो है रतौंधी, रात में नहीं दिखाई देना, एक है जीरोप्थेल्मिया, दोनों आंखों के रोग हैं। एक और ध्यान रखेंगे, विटामिन ए जो है रोगों के संक्रमण से बचाता है, यानी आपका प्रतिरक्षी तंत्र जो है उसको मजबूत कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ए। तो ये विटामिन ए से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ देखा कि स्रोत जो हैं लिस्ट नहीं बनानी है, लिस्ट में आपको क्या याद रखना है? क्योंकि विटामिन ए का एक स्पेशल स्रोत हो गया गाजर, दूसरा ध्यान रखेंगे पालक, और क्या ध्यान रखोगे? पीले फल। अब पीले फल में सारी लिस्ट आ जाएगी, पपीता, पका हुआ आम, और एक याद रखना है मछली के यकृत का तेल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉड लिवर ऑयल। और ये जो है सिंथेसिस इस प्रकार से होता है और यकृत में ये स्टोर रहता है, और ये इसकी कमी से होने वाले रोग ध्यान रखने हैं। उसके बाद में आगे देखिए, विटामिन बी1 की बात कर रहे हैं। बी वाले कॉम्प्लेक्स विटामिन जो हैं इनको करने से पहले हम विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो है इसका यदि रासायनिक नाम पूछा जाए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी कौन से पदार्थों में? खट्टे पदार्थों में। और खट्टे पदार्थ जो हैं इसमें ध्यान रखिए, जब आपको पीएच मान पढ़ाया था
ये स्केल बताई थी। 7 पे तो उदासीन, 7 से ज्यादा क्या था, क्षारीय, और 7 से कम पीएच आ रहा था तो कौन सा था, अम्लीय। पीएच मान से भी पता लगा सकते हैं कि घोल कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है। और किसी पदार्थ का स्वाद जो है उससे भी पता लगाया जा सकता है, अम्लीय, क्षारीय। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें एक अम्ल पाया जा रहा है और उस अम्ल का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे पदार्थों में मिलेगा। और बहुत अच्छे जो स्रोत हैं वो है, सबसे अच्छा स्रोत है इसका आंवला। और अच्छे स्रोत आपके आंवला हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सारे जो हैं विटामिन सी के स्रोत हैं। अब फिर वही ध्यान रखिए कि सारे स्रोत याद नहीं करने, इसमें सिर्फ एक तो ध्यान रखेंगे कि खट्टे पदार्थ याद करने हैं। अच्छा स्रोत पूछा जाए तो कौन सा याद करना है, आंवला। एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। एक एक्स्ट्रा स्रोत और याद रखना है, हरी मिर्च जो होती है स्वाद में खट्टी नहीं है, लेकिन वो किसका स्रोत है, विटामिन सी का। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माता के दूध में और ऊंटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा होती है। अब विटामिन सी जो है हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो काम में तो एक तो ध्यान रखिए, ये घाव भरने में सहायक है, घाव भरने में सहायक। चोट लग जाती है या ऑपरेशन हुआ है तो जो भी घाव वगैरह है उसको भरने में कौन सा सहायक है, विटामिन सी। लेकिन हमारी जो आदत होती है, मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह हो गया तो घर के अंदर उसके खट्टे पदार्थ क्या कर दिए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। तभी घाव सूखने के अंदर टाइम लगता है, इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन के बाद विटामिन की गोलियां लिख देते हैं, क्योंकि खाने की आदत ही ऐसी बना लेते हैं कि उसको दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। तो आप देखो दलिया, खिचड़ी, दूध, इनमें कहीं पे भी कोई खट्टा पदार्थ नहीं है, जबकि डॉक्टर ऑपरेशन के बाद कहते हैं कि सब्जी जो है उसकी कुछ मात्रा होनी चाहिए, खट्टे पदार्थ जो हैं दही वगैरह ये होना चाहिए, ताकि घाव जल्दी भरे। तो ये यदि ऐसी आदत बना लेते हैं तो डॉक्टर्स जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन में ही विटामिन सी जो है वो लिख देते हैं। तो ये घाव भरने में सहायक है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी की कमी से रोग है, उस रोग का नाम है स्कर्वी। क्या कहा जाता है, स्कर्वी। हिंदी में भी यही नाम लिखना है इसका, स्कर्वी। इसके अंदर मसूड़े जो है, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो स्कर्वी रोग में और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा पदार्थ नहीं जा रहा, खट्टे पदार्थ नहीं जा रहे। तो एक क्वेश्चन आता है, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से दूध, दाल, अंडा और रोटी का सेवन कर रहा है, यानी हमेशा से ये खा रहा है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है। अब क्वेश्चन देख कैसे लगता है, बिल्कुल संतुलित भोजन है। रोटी का मतलब कार्बोहाइड्रेट गया, अंडा जो है इसमें वसा भी जाएगा और प्रोटीन भी जाएगा, दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और दूध जो है कंप्लीट फूड है, यानी सारी चीजें चली गई। तो ये भोजन बिल्कुल संतुलित भोजन है और नियमित रूप से सेवन कर रहा है, तो उसको फिर कौन सा रोग हो सकता है। तो इनको इसमें देखेंगे तो इसमें से कोई सा भी खट्टा पदार्थ नहीं है। और यदि खट्टा पदार्थ यदि शरीर में नहीं जाएगा तो कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है। और स्कर्वी जो है ये मसूड़ों से संबंधित रोग है, मसूड़ों से खून आता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मसूड़ों से संबंधित रोग और है पायरिया रोग। पायरिया और स्कर्वी में डिफरेंस है। स्कर्वी जो है एक डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी यानी पोषक पदार्थ की कमी से होने वाला रोग, और कमी से होने वाला रोग कहलाता है अभाव रोग है ये। पायरिया जो है इसमें भी मसूड़ों से, इसमें दुर्गंध आती है, और ये संक्रामक रोग है, सूक्ष्म जीवों से हुआ रोग है। ये जब हम रोग पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो पायरिया और स्कर्वी दोनों के अंदर जो अंग प्रभावित हो रहा है वो मसूड़े हैं, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। स्कर्वी अभाव रोग है, विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों से खून आ रहा है, और इसको सही कैसे किया जा सकता है, विटामिन सी को खा के। इसमें आगे जो है पायरिया रोग, उसमें मुंह में दुर्गंध आती है, ये भी मसूड़ों से संबंधित ही है, और ये कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। अब दोनों का इलाज किया जाएगा। तो इसमें तो विटामिन सी की पूर्ति, और वहाँ संक्रमण को रोकना है तो पेशेंट को क्या दी जाएंगी, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, जो सूक्ष्म जीवों को क्या करेंगी, खत्म करेंगी। ये इसलिए बताया है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि पायरिया के अंदर जो है मुंह से दुर्गंध आ रही है, उसमें क्या लेने से, उससे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायरिया के बारे में सही है, ऐसा क्वेश्चन आया है। और ऑप्शन में दे रखा था
कि विटामिन सी की पूर्ति से पायरिया सही हो सकता है। तो विटामिन सी की और पायरिया का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, ये जो स्कर्वी रोग है इसे सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है। सेलर्स डिजीज। अब सेलर्स किसे कहते हैं? नाविकों को, जो समुद्री जहाज पे यात्रा कर रहे हैं लंबे समय तक, उनके खाने में अधिकतर चावल और मछली, ये चीजें होती हैं। अब इनको यदि आप देखोगे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है, मछली जो है इसमें ध्यान रखना है प्रोटीन है, लेकिन इनमें कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं है, तो विटामिन सी की मात्रा प्राप्त नहीं होगी। विटामिन सी शाकाहारी भोजन में ही पाया जाता है, तो इनमें इनको नहीं मिला, तो इनको ये रोग ज़्यादा होता है नाविकों को। इसलिए इस रोग का नाम क्या रखा गया है? सेलर्स डिजीज। स्कर्वी को क्या कहा जाता है? सेलर्स डिजीज। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, आपको विटामिन ए में नहीं बताई। विटामिन ए के अंदर एक ट्रांसजेनिक फूड बनाया गया है जिसे कहा जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस या हिंदी में नाम बोलते हैं सुनहरा चावल। ये चावल की एक हाइब्रिड क्वालिटी बनाई गई है, और इसे हाइब्रिड नहीं, ये परजीनी है। परजीनी यानी इस चावल में ऐसे जीन डाले गए हैं जो किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन ए का। तो ये जो चावल बनाया गया है, ये चावल किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि अनाज और मीठी चीज खा रहे हैं उससे क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन चावल जो है वो अनाज होते हुए भी, कौन सा वाला चावल? गोल्डन राइस। अनाज होते हुए भी इससे एक विटामिन मिल रहा है हमें, और उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए। और ये कृत्रिम रूप से बनाया गया चावल है गोल्डन राइस, जिसमें वांछित जीन डाले गए हैं जो किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन ए का। तो जो स्रोत पड़े थे विटामिन ए के, गाजर, पालक, पीले फल, मछली के यकृत का तेल, उसके साथ में एक स्रोत और ऐड करना है, कौन सा? गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। परजीवी जीव जो हैं वो हम आनुवांशिकी वाला टॉपिक है उसमें पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखिए, विटामिन सी से संबंधित सारी बातें कंप्लीट हो गई। शुरू की बातें हमने देख ली थी कि विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है। हमारा जो दैनिक आहार है, डेली वाला खाना है, उसके अंदर कौन से विटामिन अति आवश्यक है? तो पहला नंबर सी का और दूसरा नंबर किसका है? बी का। मनुष्य के यूरिन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? बी और सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा। स्रोत याद रखने हैं। घाव भरने में सहायक होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। और इसमें ध्यान रखना है, विटामिन हमें संक्रमण से भी बचाता है, संक्रामक रोगों से भी बचाता है। अगला है विटामिन डी जो है, विटामिन डी का यदि नाम पूछा जाए तो इसका नाम थोड़ा ऐसे याद करना है, कुछ ट्रिक बन सकती है। विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करता है, तो हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, और इसका नाम आपको मिलेगा कैल्सीफेरॉल। कुछ छोटी मोटी ट्रिक से आप चार में नाम ढूंढ सकते हैं, जो चार ऑप्शन आ रहे हैं उनमें नाम ढूंढ सकते हैं कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत रख रहा है, हड्डियों में कैल्शियम होता है, इतना हमें सबको पता होता है। तो इसका नाम किससे मिलता जुलता मिलेगा हमें? कैल्शियम से, यानी कैल्सीफेरॉल। अब इसमें ध्यान रखिए, विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अब सूर्य की किरणें लेके नहीं आती, क्या प्रक्रिया होती है उसको देखिए। हमारे शरीर में जो त्वचा है, त्वचा के नीचे एक पदार्थ होता है, और उस पदार्थ का नाम है 7-डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। पदार्थ का नाम है 7-डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब ये 7-डीहाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल है त्वचा के नीचे है, जब हम धूप में जाके बैठते हैं तो धूप से जो यूवी रेस आ रही हैं, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, तो यही जो 7-डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है ये किस में बदल जाता है? विटामिन D3 में। यानी विटामिन डी का संश्लेषण हो रहा है हमारे शरीर में, किस अंग में हो रहा है? त्वचा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डी का संश्लेषण कहाँ हो रहा है। तो सूर्य की किरणें लेके नहीं आई हैं, सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बन रहा है। और किस पदार्थ से बन रहा है? 7-डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से। ये पदार्थ किसके नीचे है? त्वचा के नीचे। तो शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण करने वाला अंग कौन हो गया? विटामिन डी। उसके बाद आगे ध्यान रखें,
कि ये जो है विटामिन डी ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। इसका अगला टॉपिक हम अंतःस्रावी तंत्र ही लेंगे, तब आपको बताया जाएगा हार्मोन क्या होता है। और ये हार्मोन जो है विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत रखता है, यानी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। और सूर्य की किरणों से मिल रहा है तो इसे जो है सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है। आगे ध्यान रखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। हड्डियों को मजबूत रख रहा है तो हड्डियां कमजोर होंगी। जो दो रोग होते हैं उन रोग का नाम है, एक का नाम है रिकेट्स और एक का नाम है ऑस्टियो मलेशिया। दोनों ही रोग हड्डी से संबंधित हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये रिकेट्स वाला रोग जो है ये बच्चों में होता है। विटामिन डी की यदि कमी हो गई, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो रोग का नाम क्या है? रिकेट्स। और जो बड़े हैं, बड़ों में रोग हो रहा है, वयस्क पुरुषों में या महिलाओं में, वो कौन सा रोग है? ऑस्टियो मलेशिया। इसमें भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, ये ऑस्टियो शब्द कहीं पे भी आए, ऑस्टियो शब्द हड्डियों से संबंधित होता है। तो हड्डियों का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे बड़ों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं और यहाँ क्या है? बच्चों की हड्डियां कमजोर। दोनों का कारक क्या है? विटामिन डी की कमी। अब एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नाम याद रह जाते हैं कि विटामिन डी की कमी से दो रोग हो रहे थे, एक रिकेट्स था और एक ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा रोग बड़ों में था, कौन सा बच्चों में। तो छोटी सी ट्रिक एक दिमाग में बना लो कि रिकेट्स यानी रैकेट वगैरह इससे कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। तो रिकेट्स रोग किसको हो रहा है? बच्चों को। और इसके टुकड़े कर लो, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया कौन जाएंगे? बड़े जाएंगे। तो ये छोटी मोटी ट्रिक से जो आपकी 50% वाली पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। ये विटामिन डी की बात हो गई पूरी। उसके बाद आगे इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे एक रोग और होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो वृद्ध लोग होते हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनके शरीर में यदि पोषण में कैल्शियम दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कैल्शियम का अवशोषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कैल्शियम का अवशोषण कम होने से इनकी हड्डियों में छेद हो जाते हैं और छेद होने को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि पोर्स किसे कहते हैं? छेद को कहते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो वृद्ध अवस्था में होने वाला रोग है जिसमें कैल्शियम का अवशोषण क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तभी आप देखे होंगे कि वृद्ध व्यक्ति जो है थोड़ा सा भी गिरने से उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। तो उसका कारण है हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, वो रोग तो है ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन डी की कमी से हुआ है तो वो कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों में ये रोग क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। तो ये विटामिन डी से संबंधित सारी बातें हो गई। उसके बाद आगे देखिए, इसमें विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो है, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, ये सौंदर्य विटामिन कहलाता है। अब आपको इसका रासायनिक नाम याद कराने की ट्रिक बताई जा रही है, इसलिए ये कहा गया पहले। जो त्वचा के अंदर और बालों में चमक जो है वो कौन सा विटामिन बना के रखता है? विटामिन ई। इसलिए इसे कौन सा विटामिन कहा जा रहा है? सौंदर्य विटामिन। अब इसका रासायनिक नाम ऐसे ध्यान रखेंगे कि टोक किस पे लगती है? सुंदरता पे। तो इसका नाम जो है वो है टोकोफेरॉल। अब इस छोटी सी ट्रिक से आप क्या कर लोगे, जो चार ऑप्शन में नाम आ रहे हैं, तो विटामिन ई का नाम तो याद आएगा कि सौंदर्य विटामिन है, और ये जो है इसका टोक लग रही है तो कौन सा नाम है? टोकोफेरॉल। एक चीज और ध्यान रखना, आपके घर में जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, शैम्पू है, कोई लोशन है या क्रीम की डिब्बी है, उस पर देखना आप विटामिन ई जरूर लिखा होगा। उसमें आता है कि ये विटामिन ई से भरपूर है। तो सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। अब यहाँ पे आगे ध्यान रखेंगे, ये जो विटामिन है ये प्रजनन में भी सहायक होता है। प्रजनन में सहायक होता है। यदि इसकी कमी हो गई तो नपुंसकता आती है या बंध्यापन आता है। इसलिए इस विटामिन को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन का दूसरा नाम है फर्टिलिटी विटामिन। तो ये दो चीजों में काम आ रहा है, सौंदर्य विटामिन भी और कैसा है? फर्टिलिटी विटामिन भी है। अगली चीज इसमें ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन में वो विटामिन ई आ रहा है, यानी त्वचा पे विटामिन ई सतह पे लगाने से विटामिन ई की पूर्ति नहीं होती, भोजन में विटामिन लेना है। तो इसके सबसे अच्छे स्रोत जो हैं वो नट्स हैं। नट्स यानी जो ड्राई फ्रूट आते हैं। अब ड्राई फ्रूट में सबसे अच्छा स्रोत एक तो है मूंगफली, बादाम, और एक चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है, चॉकलेट में भी विटामिन ई पाया जाता है, लेकिन भारतीय चॉकलेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें एक रसायन मिलता है जो कि है निकिल।
जो कैंसर कारक होता है, इसलिए चॉकलेट खाने से विटामिन ई की पूर्ति नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, ये विटामिन ई के सारे क्वेश्चंस हो गए। रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, प्रजनन में सहायक है, इसलिए इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से नपुंसकता या बंध्यता आती है, और ये नट्स में यानी मूंगफली, बादाम, इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए विटामिन के। विटामिन के की बात करोगे तो पहले इसका काम पढ़ो, फिर उसके बाद इसका नाम जो है वो हम ट्रिक से देखेंगे। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आपने ब्लड वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा था कि ब्लड की क्लॉटिंग है या रक्त का थक्का जमाना है, एक जटिल प्रक्रिया है, और उसमें कई चीज़ें काम आ रही थी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कैल्शियम भी काम आ रहा था। ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है, इनका यकृत में जो संश्लेषण होता है उसमें सहायता कौन करता है? विटामिन के करता है। तो पता चला कि ये थक्का जमाने में सहायक है। अब इसको ध्यान रखिए, थक्का जमाने का मतलब वहां से कुछ भर रहा है, और भरने को इंग्लिश में बोलते हैं फिल। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो फिल से स्टार्ट होगा। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोल। क्या नाम है? फिलोक्विनोल। तो इसको भी हमने एक छोटी सी ट्रिक से याद रखा ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, कि थक्का जमाता है, और थक्का जमाने का मतलब कुछ भरना, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं फिल। तो फिलोक्विनोल। अब एक चीज और बताई गई थी आपको कि रक्त का बहना जो है वो कहलाता है हेमरेज। रक्त का बहना है हेमरेज, और दो तीन प्रकार के हेमरेज बताए थे। जैसे कहा गया कि ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी मस्तिष्क की कोई धमनी फट गई है और उसमें से रक्त क्या हो रहा है? बह रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन हेमरेज। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, इसमें ये हेमरेज को क्या कर रहा है? रोक रहा है, थक्का जमा रहा है, इसलिए इस विटामिन को कहा जाता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। क्या कहा जाता है? एंटी हेमरेजिक विटामिन। हेमरेज का मतलब रक्त बहना, और ये रक्त बहने को रोकता है, तो क्या कहा जाता है? एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो ये विटामिन के बारे में सारी बात हो गई। इससे संबंधित कोई स्रोत आपको स्पेशल स्रोत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो बिना मतलब लिस्ट याद नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका के। अब बचा विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कई प्रकार के विटामिन पढ़ने हैं, तो अभी आपको बता रहे हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। ये लिस्ट पढ़नी है। B1 पढ़ना है, B2, B3, B5, B6, B9, B7, B9 और B12। इसमें भी स्रोत वही ध्यान रखने हैं जो पूछे जाते हैं, और कमी से होने वाले रोग और इनके रासायनिक नाम। तो इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है विटामिन हमारा B1। B1 विटामिन जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसका रासायनिक नाम मिलेगा आपको थायमिन। और B1 जो है इसका अच्छा स्रोत है चावल, और उसमें भी छिलके वाला चावल। तो ज़्यादा अच्छा स्रोत कौन सा हो गया? चावल का छिलका। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि विटामिन की B1 की कमी से होने वाला रोग, उस रोग का थोड़ा स्पेशल नाम है बेरी बेरी। और बेरी बेरी रोग जो है ये हृदय से संबंधित है, यानी B1 की यदि कमी हो जाती है तो हृदय आघात, हार्ट अटैक आ सकता है, और उस रोग को क्या कहा जाता है? बेरी बेरी रोग कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ये चावल का छिलका आपको क्यों पता है? क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है कि लगातार पॉलिश्ड चावल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? लगातार और केवल पॉलिश्ड चावल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? तो कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी। पॉलिश्ड चावल का मतलब उसका छिलका उतरा हुआ ऊपर से, तो रोग हो सकता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग किस अंग से संबंधित है? हृदय से संबंधित है, और B1 का नाम क्या है? थायमिन। ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला स्रोत आप देखिए, अगला जो विटामिन है वो है B2। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये वाला विटामिन जो है, इस विटामिन की कमी से होठ के किनारे क्या हैं? कट जाते हैं, और मुंह में छाले हो जाते हैं। होठ और मुंह में छाले होना, होठ के किनारे कटना, इस रोग को कहा जाता है कीलोसिस। कीलोसिस भी बोलते हैं, या फिर इस रोग का नाम इस विटामिन के नाम से होता है राइबोफ्लेविनोसिस। फ्लेविनोसिस।
तो इसमें भी कोई अलग से स्रोत याद नहीं रखने, राइबोफ्लेविन नाम याद रखो। होठ के किनारे कटना, मुंह में छाले होना किस विटामिन की कमी से होता है? B2 की कमी से। और इस रोग का नाम कीलोसिस या क्या कहलाता है? राइबोफ्लेविनोसिस। अगला विटामिन देखिए आप, इसका नाम है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। स्रोत फिर ध्यान नहीं रखना है, स्रोत वही हरी सब्जी दूध सब जो है लिस्ट आएंगी इसके अंदर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे विटामिन सी की कमी से जो रोग हो रहा है उस रोग का नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा को और नाम दिया जाता है कई जगह, तो इसे 3D सिंड्रोम कहा जाता है या इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। रोग और सिंड्रोम, सिंड्रोम में कई प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। तो देखिए इसमें 4D सिंड्रोम या 3D सिंड्रोम क्यों कहा जा रहा है कि इस पेलेग्रा के अंदर 4D, पहला डी जो है वो है डिमेंशिया, दूसरा है डायरिया, तीसरा है डर्मेटाइटिस, चौथा है डेथ। 4 प्रकार के लक्षण आते हैं। डिमेंशिया का मतलब होता है मानसिक रोग, मानसिक रोग जिसमें किसी भी चीज को याद करने की क्षमता कम हो जाती है। डायरिया के अंदर दस्त लगना। और डर्मेटाइटिस, डर्म शब्द फिर याद रखें, डर्म शब्द जो है वो किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। तो डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग भी हो जाता है इसमें। तो ये तो 3D हो गए, ये किस रोग में हो रहे हैं? पेलेग्रा में, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? 3D सिंड्रोम। और अंत में इस रोग में मृत्यु भी हो जाती है, तो एक डी और जोड़ दिया गया है, वो है डेथ। तो ध्यान रखना है 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, किसकी कमी से होता है? नियासिन। और नियासिन जो है किसका रासायनिक नाम है? B3 का रासायनिक नाम है। तो इस पेलेग्रा रोग को D3 या 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और डी कौन कौन से हैं? डिमेंशिया है, डायरिया है, और कौन सा है? डर्मेटाइटिस है। उसके बाद आगे ध्यान रखिए इसमें विटामिन B5, B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। इसका भी कोई स्पेशल स्रोत जो है वो हमें याद नहीं करना है। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे विटामिन B6, B6 का रासायनिक नाम जो है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है। कौन से विटामिन की कमी से? B6 की कमी से। उसके बाद B7 ध्यान रखेंगे, B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसे विटामिन H भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका, विटामिन H भी कहा जाता है। इसकी कमी से जो रोग हो सकते हैं वो है लकवा आ सकता है और बालों का झड़ना। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से। उसके बाद अगला देखिए इसमें विटामिन B9, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 में ध्यान रखेंगे इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और ये जो हमारे शरीर में RBC होती हैं उनको बनाने में सहायक होता है ये विटामिन। तो विटामिन B9 की कमी से जो रोग होगा वो खून की कमी, जिसे क्या कहा जाता है? एनीमिया। अब ये आपको ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि खून की कमी हो रही है, खून को या रक्त को बनने के लिए एक तो लौह तत्व की जरूरत होती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, और एक इस विटामिन की ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसका नाम है फॉलिक एसिड। इसलिए रक्त की कमी, रक्त अल्पता या एनीमिया के अंदर जो गोलियां दी जाती हैं वो आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां होती है। और वो फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? विटामिन B9। उसके बाद आगे देखिए, जहां स्रोत नहीं बताए जा रहे हैं नहीं याद करने हैं, सबके स्रोत नहीं पूछे जाते। उसके बाद आगे देखिए अगला विटामिन है विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अब साइनोकोबालामिन में यहाँ आपको एक नाम मिल रहा है कोबाल्ट। तो इस विटामिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? B12 में। और नाम क्या है इसका? साइनोकोबालामिन। आगे ध्यान रखें, ये जो साइनोकोबालामिन है ये शाकाहारी भोजन में नहीं होता है, ये विटामिन शाकाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता। तो फिर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो लोग सिर्फ किस पे डिपेंड रहते हैं? शाकाहारी भोजन पे।
तो उनको ध्यान रखना है इसमें। हमारी बड़ी आंत में, जो हमने पाचन तंत्र में पढ़ी थी, छोटी आंत बड़ी आंत में एक जीवाणु बैठा है, उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। यानी हमारे शरीर में एक जीवाणु प्रेजेंट है जिसका नाम है ई कोलाई, जो हमें किसका संश्लेषण करके देता है? विटामिन B12 का। यानी B12 हमारे शरीर में बन रहा है, या तो शरीर में उसका संश्लेषण हो या मांसाहारी भोजन से उसकी पूर्ति हो सकती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ई कोलाई जीवाणु हमारे शरीर में है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इस ई कोलाई को रहने के लिए हमारे शरीर में जगह मिल रही है और हमें किसकी पूर्ति हो रही है? विटामिन B12 की। अब दो जीव साथ साथ रह रहे हैं, ई कोलाई और हम, और दोनों को इस जो संबंध है उससे फायदा हो रहा है, हमें B12 मिल रहा है और उसको रहने के लिए जगह और पोषण मिल रहा है। तो ऐसा संबंध जो है वो क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य में और ई कोलाई में कैसा संबंध है? सहजीवी, जिसमें दो जीव साथ साथ रहें और दोनों को फायदा हो। एक संबंध और होता है परजीवी। परजीवी में दो जीव साथ साथ रहते हैं लेकिन एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, सिर में यदि जूं पड़ गई तो आप और जूं साथ साथ रह रहे हैं, इसमें जू को तो फायदा हो रहा है और आपको क्या हो रहा है? नुकसान। तो जू के साथ आपका जो संबंध है वो कैसा है? परजीवी। लेकिन ई कोलाई जीवाणु आपकी आंत में है, उसके साथ आपका संबंध कैसा है? सहजीवी संबंध है। एक उदाहरण और देखिए परजीवी का, अमरबेल जो है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कसकटा। अमरबेल किसी पेड़ पे चढ़ती है तो अमरबेल के खुद के जो है पत्ते नहीं होते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, और फोटो संश्लेषण नहीं कर रही है तो खाना खुद नहीं बना रही। जिस पेड़ पे चढ़ रही है उससे भोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। अब दो जीव साथ साथ रह रहे हैं, एक तो वो पेड़ और दूसरी वो अमरबेल, लेकिन इसमें सिर्फ अमरबेल को फायदा हो रहा है और पेड़ को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो अमरबेल का उस पेड़ के साथ कैसा संबंध है? परजीवी। ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इसमें आगे आपने ध्यान रखा कि शाकाहारी भोजन में नहीं है, हमारे शरीर में एक जीवाणु है वो इसे बना रहा है। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, लेकिन इसका वाला एनीमिया है उसका स्पेशल नाम है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। B9 की कमी से बताया आपको, B9 की कमी से होने वाला एनीमिया, यानी आरबीसी बनती क्या है? कम है, शुरू में ही कम बन रही है। इसकी यदि कमी हो रही है तो बन तो पूरी रही है आरबीसी, लेकिन आपको ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का, और ये 120 दिन से पहले ही खत्म हो जाती हैं, यानी परिपक्व नहीं हो पाती, पहले ही खत्म हो रही हैं। किसकी कमी से? B12। खून पूरा बन रहा है लेकिन आरबीसी पूरा अपना जीवन काल कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, उससे पहले खत्म हो रही हैं, तब रक्त की कमी होती है, उसे कहा जाता है परनीशियस एनीमिया, और ये जानलेवा एनीमिया होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 की सारी बातें बता दी है। रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन। कौन सा धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। शाकाहारी भोजन में होता नहीं है। बड़ी आंत में ई कोलाई जीवाणु संश्लेषण कर रहा है। ई कोलाई का हमारे साथ कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। एक दूसरा संबंध और होता है परजीवी संबंध। B9 और आयरन की कमी से जो होता है वो तो एक अभाव रोग है, यहाँ ध्यान रखना है हो तो कमी से ही रहा है, आरबीसी बन पूरी रही है लेकिन परिपक्व नहीं हो पाती। तो ये विटामिन से संबंधित जो है सारी बातें आपको बता दी गई हैं। एक बार इसको हल्का सा रिपीट कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि पोषक पदार्थ कितने खा रहे हैं, तो पोषक पदार्थ 7 प्रकार के हैं। सबके बेसिक काम बता दिए थे और इनके विभाजन इसलिए किए थे हमने कि ये वाला जो भाग है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हीं का पाचन होता है और इन्हीं से ऊर्जा मिलती है। इधर वालों का ना तो पाचन हो रहा है ना ऊर्जा मिल रही है, तो आपको पता चला कि विटामिन का पाचन भी नहीं होता, ऊर्जा भी नहीं मिलती। फिर ध्यान रखना है, प्रति ग्राम यदि ऊर्जा पूछी जाए तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी, वसा से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। एक इसमें क्वेश्चंस जो बताए थे वो क्वेश्चंस और ध्यान रख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है। तो कड़ा श्रम करने वाला श्रमिक पूछा जाए तो उसके खाने में ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भ अवस्था में कोई महिला है, उस समय उसके खाने में, और बढ़ते हुए बच्चे, जो बच्चे की हाइट वगैरह बढ़ रही है, तो वृद्धि करते हुए बच्चे के खाने में और गर्भ अवस्था में जो माता है उसके खाने के अंदर जो है किसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए? तो उसके खाने में किसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए? प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है और शरीर की वृद्धि करता है। और आपको एनर्जी भी बता दी थी कि तुरंत ऊर्जा तो ग्लूकोज से मिलेगी,
बाद में किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। ये भी नहीं खा रहे तो वसा से। और लंबी भूख हड़ताल कर दी तो कौन ऊर्जा देने लग जाएगा? प्रोटीन, जो कि खतरनाक है सेहत के लिए। और यदि पूछा जाए कि प्रति ग्राम ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है, तो 1 ग्राम वसा यदि खाते हो तो उससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो प्रति ग्राम ऊर्जा ज्यादा देने वाला जो स्रोत है वो है वसा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें विटामिन का पूरा बता दिया था कि कार्बनिक यौगिक हैं, पाचन नहीं हो रहा, ऊर्जा नहीं मिलती, क्या करते हैं? शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो इसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, उपापचय नियंत्रित करते हैं। खोज किसने की है? हॉपकिंस। और एक नाम याद रखना है आपको, सी फंक ने इनका नामकरण किया। ये नाम नहीं मिलता तो खोजकर्ता में आपको फंक टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग पढ़ने हैं। तो ये हमने देखे। इसमें विटामिन को हमने 2 भागों में बांटा, जल में घुलनशील और वसा में। जल में घुलने वाले विटामिन का इनके आधार पे कई प्रकार के प्रश्न बने, वो कर लिए हमने। और वो कौन से हैं? वसा में घुलनशील, जो शरीर में स्टोर रहते हैं। उसके बाद सभी विटामिन के अलग अलग नाम, रासायनिक नाम। विटामिन ए का रेटिनॉल, सी का याद करना है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का विटामिन जो रासायनिक नाम था वो था कैल्सीफेरॉल, हड्डियों से संबंधित था। ई वाला सौंदर्य विटामिन टोकोफेरॉल। के विटामिन जो है वो थक्का जमा रहा है, कुछ फिल कर रहा है, क्या नाम था? फिलोक्विनोल। B1 से लेके सारे नहीं, B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 और 12 ये विटामिन पढ़ने हैं। सबके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग आपको बता दिए गए हैं। जहां स्रोत नहीं बताए गए हैं अलग से याद नहीं करने हैं। उसके बाद में ये ध्यान रखिए, ये जो है ना विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों को बोलते हैं सीट्रस फूड। क्या कहा जाता है? सीट्रस फूड। अब ये याद कर लेते हो आप सीट्रस फूड, और कई बार एग्जाम में ऐसे याद आ जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड नहीं है, खट्टे पदार्थों को सीट्रस फूड कहा जाता है। रासायनिक नाम जो है इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद आपको विटामिन डी के बारे में बता दिया, संश्लेषण कहाँ हो रहा है? त्वचा में। दोनों रोग याद करने हैं। विटामिन ई हो गया, प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है और सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमा रहा है। तो ये विटामिन से संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके एमसीक्यूज जो हैं वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। धन्यवाद।